इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस, कैसे करें इसको? क्या एनसीईआरटी इनफ है? कौन से रिसोर्सेज प्रैक्टिस के लिए सही रहते हैं? मॉक टेस्ट कहां से दें? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहां से करें? ओवरऑल 3 पार्ट्स जो इन सारे सवालों के जवाब कुछ मिलने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। इतने सारे एक्सेप्शन से भरा हुआ है, सब कुछ तो याद करने वाला है, रट्टाफिकेशन से भरा हुआ है। एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस, कैसे करें इसको? क्या एनसीईआरटी इनफ है? कौन से रिसोर्सेज प्रैक्टिस के लिए सही रहते हैं? मॉक टेस्ट कहां से दें? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहां से करें? बच्चों इन सारे सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आराम से शांति से बैठ जाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को अभी पॉज करिए, पेपर पेन साथ में जरूर रखिए, क्योंकि आज इस वीडियो के ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेटेज के बारे में कि जेईई मेन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना होता है, हाउ टू टैकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ कंसेप्चुअल मैनर, राइट। उसके अलावा इसके जो रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों सेशन की शुरुआत करते हैं। अगेन हमेशा की तरह लेके प्रभु का नाम बोलता हूं, जय श्री राम। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने प्रभु का नाम, ताकि आप सभी को आत्मशक्ति मिले कुछ कर गुजरने की, और कभी भी डिप्रेसिव फील नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेज के बारे में देखिए बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली 2 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया है। वन इज पार्ट ए एंड अनदर इज पार्ट बी। जो पार्ट ए है ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें याद करने का बिल्कुल मिनिमम एस्पेक्ट है। पार्ट ए जो है, मेजॉरिटी इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 50% क्वेश्चंस, यानी 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो इस पार्ट से आ जाने वाले हैं। अब इसमें पहला पार्ट जो है वो है अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। सो द फर्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो क्लास 11 में एनसीईआरटी में आता है। सेकेंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग, राइट, एंड थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड इसके साथ 4th चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो पर्टिकुलर 4 चैप्टर्स हैं, अगर ये हम ठीक से कर लेते हैं तो अराउंड 50% स्कोर हम कर सकते हैं, और यहाँ पे रटने का जो फंडा है वो बहुत ही कम है बच्चों। अब मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट बी की। लगभग बचे हुए अपने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी पूरे पार्ट से आने वाले हैं। इसमें हमारा रिएक्शंस का पार्ट यानी ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, जिसमें एस ब्लॉक आएगा, हाइड्रोजन आएगा, पी ब्लॉक आएगा, जिसमें 11th का पार्ट जो है बोरोन कार्बन फैमिली, और उसके बाद वाला जो पार्ट है नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन्स, ऑक्सीजन फैमिली, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है। पी ब्लॉक से स्टूडेंट बहुत ही घबराते हैं, ये रिएक्शंस वाला पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट मेटलर्जी as well as environmental chemistry and another is salt analysis। तो आप देख सकते हैं बच्चे जो प्राइमरीली घबराते हैं ना, वो पार्ट बी से घबराते हैं। लेकिन पहली चीज आप समझ रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं अपने पास चॉइस के हिसाब से अराउंड हम 8 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कुछ क्वेश्चन इंटीजर में भी आएंगे। तो यानी 5 क्वेश्चन जो है ना, अराउंड 60 to 70% ऑफ द मार्क्स वी कैन गेट ओनली फ्रॉम द पार्ट ए। तो हम एक एक करके जानेंगे कि पार्ट ए को किस तरीके से टैकल करना है एंड पार्ट बी को किस तरीके से टैकल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट ए, जो बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है बच्चों। पार्ट ए में सबसे पहले ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको समझने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कुछ ही आना चाहिए। सिमिलरली इनऑर्गेनिक भी सीधा नहीं समझा जा सकता, हमें यहाँ कुछ प्री रिक्विजिट है, जिसके अंदर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना हमें चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हमें ये पार्ट आता होगा तभी हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आएगी। जैसे कि किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट में होता है, बहुत सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो अगर हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब समझ में आएगा, वंस वी नो द क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आइए अब चलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर की ओर। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर की ओर अगर हम चलते हैं तो ब्रॉडली बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 पार्ट से आ सकते हैं। या तो हमारा पीरियोडिक टेबल से आ सकते हैं, हिस्ट्री से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। पीरियोडिक टेबल में मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या ग्रुप आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड, उनकी पोजीशन जो होती है एलिमेंट की, वो आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आता है पीरियोडिक ट्रेंड से, जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, आयोनिक रेडियाई हो गया, राइट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट से मेनली प्राइमरीली क्वेश्चन आते हैं।
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए वो है जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, पीरियड में कैसे वेरी करता है, डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होता है, अगर हमें ये पता है, उसके अलावा अगर हमें शील्डिंग इफेक्ट पता है तो हमें ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से आ चुका है, हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है। नाउ विल मूव ऑन टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में प्राइमरीली 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, या तो डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड पैरामीटर से क्वेश्चन आते हैं, या उसके अलावा जो हमारा शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन यानी प्राइमरीली VSEPR थ्योरी जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। एंड द लास्ट पार्ट, बट उससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आना तय है, वो हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी काफी रिलेट कर दिया जाता है और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे इनको समझने के लिए अगर हमें VSEPR थ्योरी आती है और हमें हाइब्रिडाइजेशन आती है तो हम शेप्स बहुत बढ़िया से बता सकते हैं, लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे। यानी पहला ये पार्ट, ये पूरा का पूरा बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है। अब ये समझने के बाद जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, वो भी मॉलिक्यूलर जो है उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताती है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें बताती है। तो ये सारा पार्ट बहुत ही कंसेप्चुअल है बच्चों। उसके अलावा फजांस रूल एंड उसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो ब्लॉक केमिस्ट्री से मिक्स होकर भी क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन एंड ऑल। बच्चों अब केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगर पार्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटली इनिशियल बेसिक पार्ट आता है, जिसमें IUPAC नेमिंग आता है। IUPAC नेमिंग के अलावा हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि लिगेंड्स के टाइप, डेंटिसिटी एटसेट्रा, राइट। उसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है आइसोमेरिज्म से, जिसमें खास तौर पे बच्चों जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो काफी आजकल ट्रेंड में है। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, नेक्स्ट अगर पार्ट के बारे में बात करूं, तो इसमें भी हमारा शेप, हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म से रिलेटेड यानी बिल्कुल सिमिलर टू केमिकल बॉन्डिंग आता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके तरीके थोड़े से वेरिएशन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पूरा ओवरव्यू है वो अपने को पता होना बहुत जरूरी है। यानी अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आता है तो कोऑर्डिनेशन करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे इसी से रिलेट करते हुए D&F ब्लॉक में खास तौर पे लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, वो उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं, याद रखना। और उसमें कुछ रिएक्शन वाला पार्ट भी रहता है, कुछ याद रखने वाला पार्ट भी रहता है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री है बच्चों, इसके लिए NCERT इज लाइक गॉड। बल्कि ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर NCERT का रोल बोलूं तो मान लीजिए वो भगवत गीता एंड वट एवर द रिलीजन यू बिलीव इन, इट्स लाइक दैट। तो इनऑर्गेनिक में तो NCERT हमें करनी ही है, लेकिन NCERT सीधा नहीं हो पाती है। NCERT डायरेक्टली करते तो बोरिंग हो जाती है, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर। तो ये पार्ट आपको समझ में आया कि इस पार्ट को डील करना बहुत ही कंसेप्चुअल है, एक बार हमें समझ में आया तो काम हो जाएगा। अब पार्ट बी की बात करते हैं, जिसमें प्राइमरीली ब्लॉक केमिस्ट्री का रोल आता है। ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। एक क्वेश्चंस हमारे बनते हैं रिएक्शन बेस्ड एंड वन ऑफ देम वुड बी स्ट्रक्चर बेस्ड। जैसे कि ऑक्सी एसिड कोई आपको दे दिया और उसमें पूछ लिया कि क्या इसमें परऑक्सी लिंकेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑक्साइड दे दिया, फॉर एग्जांपल P4O10 दे दिया, बताओ इसमें POP लिंकेज होगी या नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, प्राइमरीली केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग भी हमारे बैचेस में पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि भाई स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने, किसी भी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, राइट। आप YouTube पे मेरे वीडियो देख सकते हो, ट्रिक देख सकते हो कि किसी भी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए हैं। तो बच्चों स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस तो वहीं से ही हो जाएंगे, यानी अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो क्वेश्चन आते हैं वो एलोट्रॉप्स से भी आ सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस का मोस्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबल जो आइसोटॉप एलोट्रॉप है वो कौन सा है, सल्फर के एलोट्रॉप से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब उसके अलावा बात आती है, सबसे बड़ा जो डर है वो है रिएक्शंस का, कि सर इतनी सारी रिएक्शंस कैसे टैकल करेंगे हम लोग। तो बच्चों देखो, आपको दिख रहा है कि पूरे इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस का वेटेज इतना ज्यादा भी नहीं जितना आपने सोचा था। अब रिएक्शंस को भी टैकल करने का एक मेथोडोलॉजी होता है। कोटा में जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें प्राइमरीली ये एक टॉपिक होता है टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर फंडामेंटली क्या होता है कि रिएक्शंस को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया कंसेप्चुअली, जिससे अंडरस्टैंड करना रिएक्शंस को आसान हो जाता है। पैटर्न समझ में आ जाता है कि कहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा, कहां पे हीटिंग इफेक्ट होने वाला है, डिकम्पोजिशन होने वाला है, राइट, कहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन होने वाला है। तो रिएक्शंस के वेरियस टाइप्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इनको हम समझ भी सकते हैं, एक मेथोडोलॉजी होती है, राइट।
तो उसके बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड इनऑर्गेनिक रिएक्शंस एज वेल, और उनको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करना। अगर आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, राइट। नहीं तो अगर बहुत सारे टीचर बोलते हैं रटना ही है, क्योंकि एक्चुअली दे डोंट नो दिस मेथोडोलॉजी। बाकी इससे रिलेटेड मैं वीडियोस YouTube पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो रिएक्शन वाले पार्ट को इस तरीके से फंडामेंटली बच्चों डील करना है। हाइड्रोजन से कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जो चैप्टर हमारा हाइड्रोजन है, जैसे कि उसके जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव है। H2O2 से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही कॉमन है। H2O2 का खास तौर पे क्वेश्चन आने के चांस काफी हाई रहते हैं। तो ब्लॉक केमिस्ट्री को कैसे डील करना है आपको आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं मेटलर्जी के बारे में। बच्चों मेटलर्जी जो है ना, उसमें प्राइमरीली 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेटलर्जी में पहला टाइप अपना बनता है वो है ओर्स जो होते हैं। तो इसमें जो ओर्स होते हैं फंडामेंटली हमें एनसीईआरटी बेस्ड ओर्स ही हमें पढ़ने चाहिए। उन ओर्स को जानने के बाद अब इन ओर्स से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, ऑब्वियसली उनकी रिएक्शंस हमें अंदाजा होना चाहिए। पर रिएक्शंस हमें तभी याद होंगी अगर हमें कंसेप्चुअली पता है कि रिएक्शंस को टैकल कैसे करना है, नहीं तो याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन वाला। उसमें मेटलर्जी में नॉर्मली 2-3 प्रोसेस जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि ओर से मेटल फाइनली कैसे निकलता है, एक्सट्रैक्ट कैसे होता है और फिर प्योरीफाई कैसे होता है। लेकिन उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो डिपेंडिंग ऑन द मेटल चेंज करता है। तो इसके लिए अपने को रिडॉक्स वाला पार्ट आना चाहिए। यानी अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती होगी तो हमें पता नहीं लगेगा कि कहां पे कौन सा हमें रोस्टिंग करनी है, कैल्सिनेशन क्या करना है, किस बेसिस पे हमने कोई एलिमेंट यूज किया, हमें कंसेप्चुअल समझ में नहीं आएगा। तो मेटलर्जी के लिए रिडॉक्स वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको मेटलर्जी का आइडिया लग गया। थर्ड पार्ट है एलिंगम डायग्राम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स यू, उसके बेसिस पे अपने को पता लगता है कि मेटलर्जी का प्रोसेस फिजिबल थर्मोडायनेमिकली है कि नहीं, राइट। तो इसमें अपना थर्मोडायनेमिक्स का प्लस जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला, इसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। तो आई थिंक जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए कि मेटलर्जी में अच्छा करने के लिए हमें करना क्या होगा, है ना। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। पार्ट ए के बाद ही हमें पार्ट बी करना चाहिए और ये सीक्वेंसिंग भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये जो बुलजाई प्लान है ना, ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए, वहां पे हम बहुत सारा मटेरियल भी शेयर करते रहते हैं और इस पूरी जर्नी में मैं आपको गाइड भी वहां करता रहूंगा। अब बात आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। अब प्राइमरीली इसके अंदर एयर पोल्यूशन भी होता है, सोइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। मेनली क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से ज्यादा आते हैं। तो इसको लाइन टू लाइन अगर हम पढ़ेंगे और साथ साथ रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें मैंने मिनी शॉर्ट भी बनाया हुआ है एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी उसका कॉन्टेंट अवेलेबल है, मैंने बना रखा। और भी कॉन्टेंट आपके लिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, फिजिकल केमिस्ट्री का भी और ऑर्गेनिक का भी लाता रहूंगा, राइट। बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट आपके लिए आने वाला है। अब उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का आपने चल लिया। अब बात आती है सॉल्ट एनालिसिस की। बच्चों सॉल्ट एनालिसिस में जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं ना, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, मेनली उसी से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। पर कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। तो सॉल्ट एनालिसिस का जो ROI है वो रिलेटिवली लेस होता है। लेकिन हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, प्रशन ब्लू का फॉर्मेशन हो गया, थायोसाइनाइड के साथ ब्लड रेड कलरेशन हो गया, ये बेसिक्स हमें आने चाहिए, बेनिफिट रहता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इवन इफ अगर हमने पार्ट ए भी ढंग से कर लिया तो भी इनऑर्गेनिक में हम 60-70% तक स्कोर कर सकते हैं। बात समझ में? तो इनऑर्गेनिक से डरने का नहीं है भैया, हम मिलके मचाने वाले हैं। अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आता है, वो है रिसोर्सेज के बारे में, कि प्रैक्टिस का सही रिसोर्स क्या रहेगा, उसके अलावा कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं फ्री रिसोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए जो फ्री रिसोर्स है वो यूट्यूब है। और यूट्यूब में आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे वीडियो, कई सारे ट्रिक वीडियोज मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, जैसे कि हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हेयर एज वेल। तो कई सारे इनऑर्गेनिक के वीडियोज आई हैव ऑलरेडी मेड, तो उस प्लेलिस्ट से आप कंटेंट देख सकते हैं। उसके अलावा कई सारी ऐसी ऐप्स भी हैं जहां पे फ्री में आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। अब मैं आपको पेड रिसोर्स के बारे में बताता हूं। अगर कहीं पे भी आपको कंसेप्चुअल डाउट आए तो उसके लिए आप महा कॉम्बो का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक कंसेप्ट का
रिलेटेड जो है ना वीडियो मिल जाएगा, ताकि कम समय में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पर कंसेप्ट वीडियोस कैन हेल्प यू। तो आप महा कॉम्बो को ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही, अलॉन्ग विद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसको कहां से एनरोल करना है ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, जिसमें आपको वेबसाइट पे या ऐप पे लॉगिन करना है, और वहां पे जाके एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आप महा कॉम्बो में जाके यू कैन एनरोल और यू कैन टेक आइदर टेस्ट सीरीज और कंसेप्ट वीडियोज एज वेल। बच्चों, इसके अलावा एनसीईआरटी की अगर हम टैकल करने की बात करें तो एनसीईआरटी को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले क्लास में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, है ना। क्लास में अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद क्लास नोट्स के साथ साथ अब उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए जो डीपीपीज, जैसे कि आप में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एकलव्य वॉरियर बैच में, जो मटेरियल उनको मिल रहा है डीपीपी करिए आप। डीपीपी के अलावा आप सभी पीवाईक्यूज करिए। That is more than enough, and along with that there is one more amazing resource, that is NCERT Exemplar। NCERT Exemplar के थ्रू भी आप NCERT को अच्छे से कर सकते हो। यानी PYQs और NCERT Exemplar करते करते आप NCERT से रेफर करिए, रिवाइज करिए NCERT को, है ना। अगर आप डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर इट प्रॉपरली। सो रिवर्स वे इज अ हाईली इफेक्टिव वे। लेकिन अगर आप सीधा पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन इफ इट वर्क्स फॉर यू। तो बच्चों, लेट मी समराइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। यू हैव अंडरस्टूड देयर आर टू पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट 50-50 है। पार्ट ए बहुत ही कंसेप्चुअल है, पार्ट बी जो है उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, लिख के ज्यादा देखना पड़ेगा ताकि हमें चीजें याद अच्छे से रहें। मेनली इट्स ऑल अबाउट मोर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रियली वेल। एनसीईआरटी को सीधा करने की बजाय हमें इनडायरेक्ट वे से करें, क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी पे जाएं, दैट वुड बी द ग्रेट वे। ऑल्सो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर की कॉन्सेप्ट्स, लिख लिख कर जितना देखोगे उतना अच्छे से आपको याद होगा। बच्चों, होपिंग दैट इस गाइडेंस, इस मेंटरशिप सेशन से आप सभी को हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कॉमेंट करिए अपने प्रभु का नाम। जय श्री राम बच्चों, लव यू ऑल।